हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक मॉडल हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ तक कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में, जिसका डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वॉटसन और क्रिक मॉडल के बारे में बेसिक चीज़ें जानते हैं। ठीक है, और ये वीडियो बेसिकली हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम वॉटसन क्रिक की बात करते हैं। तो इन सन 1953 यानी 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल कहते हैं। देखो, बात होती है 1953 में। तो 1953 में वॉटसन एंड क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का एक स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर देखा, एक मॉडल प्रस्तुत किया, उसी को नाम दे दिया गया वॉटसन क्रिक मॉडल। ठीक है, इस कार्य के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वॉटसन क्रिक मॉडल, जब वॉटसन और क्रिक ने 1953 यानी 1953 में जब डीएनए का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे वॉटसन क्रिक मॉडल कहा जाता है, और इसी डिस्कवरी के लिए, इसी खोज के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि डीएनए के प्रत्येक अणु में दो स्टैंड होते हैं। ठीक है, जो डीएनए का प्रत्येक स्टैंड होगा उस प्रत्येक स्टैंड में, प्रत्येक अणु में दो स्टैंड होंगे। तो डीएनए का अगर एक अणु है तो उस एक अणु में दो स्टैंड होंगे जो एक दूसरे के चारों ओर लिपट कर, अब देखो, ये एक दूसरे के चारों ओर लिपट कर द्विकुंडलित संरचना बनाते हैं। तो ये एक दूसरे के चारों ओर लिपट करके क्या बनाते हैं? द्विकुंडलित संरचना बनाते हैं। आगे बात कर लेते हैं। प्रत्येक डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाएं होती हैं। प्रत्येक डीएनए में क्या होता है बच्चों की दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाएं होती हैं। डीएनए की दो श्रृंखलाएं प्रति समांतर होती हैं। तो देखो, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं हैं ये एक दूसरे के समांतर हैं। यहां तक समझ में आए? एक दूसरे के समांतर हैं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। अब देखो, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं ये और ये आपस में, ये देखिए, ये जो बॉन्ड बने हैं, जिन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ये जो बॉन्ड बने हैं ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से आपस में जुड़ी रहती हैं। न्यूक्लियोटाइड सीढ़ी नुमा दंडों के रूप में होते हैं। तो देखो, ये न्यूक्लियोटाइड सीढ़ी नुमा डंडे की नुमा संरचना लग रही है, ये लग रहा है ना जैसे सीढ़ी के डंडे बने हुए हैं। ठीक है, डीएनए की दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनी कुंडली की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। देखो, बताया गया है कि डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनी, डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनी कुंडलिनी की लंबाई, तो ये जो कुंडलिनी की लंबाई होगी यहाँ से लेकर के यहाँ पर, ठीक है, ये कुंडलिनी के बीच की जो लंबाई होगी वो बच्चों कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम होगी। कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम होगी। डीएनए की एक पूर्ण कुंडलिनी में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। देखो, एक पूर्ण कुंडलिनी होने में, यानी एक कुंडलिनी पूरी होने में उसमें टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। यहां पर देखो, ये इनके बीच की ये जो डिस्टेंस दी गई वो 3.4 एंगस्ट्रॉम दी गई। समझ में आया होगा? आगे देखो, डीएनए के प्रत्येक कुंडलिनी का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये व्यास देख लीजिएगा, ये टोटल जो व्यास होता है ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी आधे की हम बात करें अगर हम इसको, तो ये आधा हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम। तो दो कुंडलिनी के बीच का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ पर देखिएगा, जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन क्षार हमेशा क्या होगा कि एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा और साइटोसिन ग्वानिन के साथ।
हमेशा याद रखिएगा, एडनिन थाइमिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ ही हमेशा हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे नाइट्रोजन क्षार हैं, ये सारे क्या हैं, नाइट्रोजन क्षार हैं, ठीक है, क्या है, नाइट्रोजन क्षार हैं, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पॉर्टेंट था, तो याद कर लीजिएगा और इसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।